नमस्कार दोस्तों, आज 4 जून थी और 4 जून के दिन लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने थे और वो नतीजे आ गए हैं और ये तस्वीर बहुत साफ हो गई है पूरे देश भर में कि किस दल को कितनी सीटें मिली हैं। और ये आपने देखा होगा कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आज केवल उत्तराखंड की बात करूंगा और उत्तराखंड इस भले ही छोटा स्टेट हो, 5 लोकसभा सीट हो, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अप्रत्याशित परिणाम सामने आया है कि 2014 और 2019 के बाद उत्तराखंड ने फिर से तीसरी बार एक बार फिर 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। और इसकी पटकथा उसी दिन लिख ली गई थी जब चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से ऑन कैमरा मना कर दिया। और मैं यहाँ भाजपा की जीत की बात भी कर रहा हूँ और कांग्रेस के जो जंग शुरू होने से पहले ही जो बड़े नेता रणछोड़ साबित हुए उनकी बात भी कर रहा हूँ। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो टिकट के बंटवारे के समय कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सबने सिलसिलेवार मना करना शुरू कर दिया, ऑन कैमरा मना करना शुरू कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उससे क्या हुआ कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो उत्साहित थे इस लोकसभा चुनाव को लेकर, जिनको लगता था इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति उतना उत्साह लोगों में नहीं है, तो उनका उत्साह ठंडा हो गया। बड़े नेता रणछोड़ साबित हुए तो कार्यकर्ता घर में बैठ गया और परिणाम ये हुआ कि 5 की 5 लोकसभा सीटों पर नतीजा शून्य आया। अब ये बड़े नेता कौन कौन थे? ये बड़े नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम चीजें। दूसरे थे प्रीतम सिंह, मुख्यमंत्री को छोड़ करके एक प्रदेश में एक राजनेता के पास जितने भी पद संगठन और सरकार में हो सकते हैं सब उनके पास रहे, उन्होंने भी लड़ने से मना कर दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उन्होंने भी लड़ने से मना कर दिया। यशपाल आर्य भी सालों साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर भाजपा में गए, महामंत्री रहे, फिर कांग्रेस में आए और अब लीडर अपोजिशन है। यानी लीडर अपोजिशन कैबिनेट मंत्री की हैसियत होती है, सरकार में दखल होता है, सदन में दखल होता है, लेकिन इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले लोग भी चुनाव लड़ने से भाग खड़े हुए। ये जो आज कांग्रेस की 5 सीटों पर हार की जो घोषणा हुई है या जो 5 सीटों पर कांग्रेस हारी है, ये तो महज औपचारिकता थी। कांग्रेस तो यहाँ 5 लोकसभा सीटों पर उसी दिन चुनाव हार गई थी जब उनके बड़े नेताओं ने लड़ने से मना कर दिया था। और ये एक चर्चा का विषय भी रहा कि कांग्रेस के सब बड़े नेता रणछोड़ साबित क्यों हो रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर मैं बात करूंगा, जैसे अल्मोड़ा की बात मैं करता हूं। अल्मोड़ा की लोकसभा सीट अजय टम्टा तीसरी बार तकरीबन 2.25 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अजय टम्टा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत बड़ा दलित चेहरा नहीं है। प्रदीप टम्टा उनके सामने बड़े दलित चेहरे के रूप में हैं, यशपाल आर्य बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन प्रदीप टम्टा चुनाव लड़ नहीं पाए और यशपाल आर्य ने लड़ने से मना कर दिया। अजय टम्टा तीसरी बार अल्मोड़ा लोकसभा से चुनाव जीत गए, वो भी 2.25 लाख के आसपास। लेकिन यहाँ भी ये देखना होगा, 2.25 लाख की जीत का अंतर बहुत होता है। अजय टम्टा ऐसे में अगर 2.25 लाख वोटों से वहाँ जीत रहे हैं जहाँ वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इतने बड़े नेता भी नहीं हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। कांग्रेस को इतना पीछे जाना पड़ा, बीच में तमाम तरह के क्राइसिस आए, लेकिन कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया। लेकिन यहाँ इस सीट पर भी 18,000 वोट ऐसे थे जिन्होंने किसी को भी अपना विकल्प नहीं चुना और उन्होंने नोटा पर बटन दबाया। तो अजय टम्टा जीत तो गए, लेकिन 18,000 वो लोग जिन्होंने नोटा का बटन दबाया, वो भी, उनके बारे में भी किसी न किसी राजनीतिक दल को सोचना होगा, एक विकल्प देने के रूप में, एक नेतृत्व देने के रूप में। दूसरी लोकसभा सीट आती है नैनीताल। नैनीताल से दूसरी बार केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव जीत गए, वो भी 3.25 लाख मतों से ज्यादा के अंतर से। और यहाँ पर रणजीत रावत जैसे बड़े धुरंधर या यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको लड़ाने के बजाय पार्टी ने वहां से प्रकाश जोशी को लड़ाना उचित समझा, जो पिछला कालाढूंगी से विधानसभा का चुनाव बंशीधर भगत के सामने हार गए थे। वो AICC के मेंबर जरूर हो सकते हैं, दिल्ली में उनकी पकड़ हो सकती है, लेकिन 3.25 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता। 3.25 लाख से भी ज़्यादा मतों के अंतर से प्रकाश जोशी हार गए। जैसी पहले दिन से संभावना थी कि ये सीट कांग्रेस लूज कर रही है, तो वहाँ पर भी नेताओं के अहंकार और नेताओं के इंकार की भेंट चढ़ गई नैनीताल लोकसभा सीट, और वहाँ पर अजय भट्ट फिर दूसरी बार जीत गए, वो भी 3.25 लाख से भी ज़्यादा मतों के अंतर से। ये भी सीट आ सकती थी, ये सीट पर भी संघर्ष हो सकता था, लेकिन संघर्ष हुआ ही नहीं। 3.25 लाख मतों से प्रकाश जोशी चुनाव हार गए।
पौड़ी गढ़वाल सीट राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी अनिल बलूनी के आने से बहुत हॉट हो गई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी तो वहां बड़ा जोरदार थे और प्रोफेशनल पॉलिटिशियन भी थे, पहले विधायक भी रह चुके हैं, निशंक को हरा चुके हैं विधानसभा का चुनाव, और इसके अलावा धन सिंह रावत को भी हरा चुके हैं। गणेश गोदियाल चुनाव तो वो अच्छा लड़े, लेकिन 1,56,000 वोटों से वो चुनाव हार गए, और ये भी कम बड़ा मार्जिन नहीं था। 1,56,000 से उनका चुनाव हारना ये बताता है कि कांग्रेस का वहाँ भी कैडर वोट खड़ा नहीं था। और अनिल बलूनी को घेरने की राजनीति रणनीति भाजपाइयों ने तो जरूर बनाई, लेकिन कांग्रेस ही इस रणनीति पर अमल नहीं कर पाए। भाजपा के लोग तो जरूर उस सीट को टाइट बताते रहे, भाजपा के लोग जरूर उस सीट को फंसी हुई बताते रहे, लेकिन किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया कि कांग्रेस का संगठन जो शून्य की तरफ जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसका उत्साह पूरी तरह ठंडा हो गया है, उसको एक्टिव करने के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए। परिणाम इस सामने ये आया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री की टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो यहाँ से कांग्रेस यहाँ भी हार गई। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पौड़ी से गणेश गोदियाल ने, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने माहौल अच्छा बनाया और चुनाव भी लड़ा। चौथी सीट है टिहरी संसदीय क्षेत्र, टिहरी लोकसभा सीट है, राज परिवार के खाते में बहुत पुराने समय से रही है। एक बार परिपूर्णानंद पैनुली जरूर यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन ज़्यादातर ये सीट शाही परिवार यानी जो टिहरी के राजा थे उनके हिस्से में रही। भाजपा ने चौथी बार माला राज्य लक्ष्मी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा, और लेकिन यहाँ भी कांग्रेस गच्चा खा गई। प्रीतम सिंह जो इस एरिया के बहुत धुरंधर नेता हैं, चक्राता विधानसभा से विधायक भी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, लीडर अपोजिशन, सब पदों पर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके मना करने के बाद टिहरी का खेल खराब हो गया। लेकिन इसी बीच में एक नया नेतृत्व यहाँ पर बनकर उभरा, जो बेरोजगारों की आंदोलन की अगुवाई कर रहा था, जो रोजगार देने की अगुवाई कर रहा था, जो लाठियां खा रहा था, बॉबी पवार, और उसने यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट लेकर वो रहा तो तीसरे नंबर पर ही, लेकिन कांग्रेस को चुनौती देने के लिए वो खड़ा हो गया। अब भाजपा को नहीं, प्रीतम सिंह को ये सोचना होगा कि एक नया नेतृत्व यहाँ पर, उनकी गलती से उन्होंने जो ब्लंडर किए हैं पार्टी के भीतर बड़े नेताओं ने, पार्टी संगठन ने, उसकी वजह से यहाँ एक नए नेतृत्व का उदय हो गया है, जो कल के दिन प्रीतम सिंह को ही चुनौती देगा, प्रीतम सिंह के लिए ही मुसीबत खड़ी करेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सिटिंग एमपी थी माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो 2.5 लाख से भी ज़्यादा मतों के अंतर से कांग्रेस से जीत गई, लेकिन कांग्रेस और निर्दलीय बॉबी पवार के बीच में फासला बहुत कम है। कांग्रेस ने यहाँ पर 10 साल से चुनाव हारते आ रहे, विधायक का चुनाव हारते आ रहे जोत सिंह गुंसोला को उतारा था। जोत सिंह गुंसोला लास्ट टाइम मसूरी से 2007 की विधानसभा में विधायक थे, 10 साल से तो वो विधायक भी नहीं है। कमजोर कैंडिडेट उतारने का नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को हुआ और फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, लेकिन टिहरी में एक नया नेतृत्व उभर कर सामने आया बॉबी पवार के रूप में, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। 5वीं लोकसभा हरिद्वार थी। हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी जो 4 साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ मैदान में उतारा था, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे हरीश रावत चुनाव लड़े, लेकिन हरीश रावत भी यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह की राह पर चले और पुत्र मोह में फंस गए, और पुत्र मोह में फंसने के बाद अपने बेटे को वीरेंद्र रावत को वहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़वा दिया, और चुनाव लड़वाने के बाद 1,64,000 मतों से वो भी चुनाव हार गए। ये चुनाव पहले दिन से ये माना जा रहा था कि हरीश रावत अगर हरिद्वार से चुनाव लड़ते तो इस सीट पर नतीजे उलटफेर भी कर सकते थे, लेकिन हरीश रावत की क्या ऐसी मजबूरी रही कि उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया और खुद अलग हो गए, लेकिन पूरा का चुनाव प्रचार की पूरी कमान अपने हाथ में रखी। लोगों को वहाँ भ्रम था, जो बाहर से आने वाले लोग थे उनको लगता ही नहीं था कि वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं, सबको लगता था हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वोटर उनसे माइग्रेट हो गया ये सोचकर कि अगर हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ते तो कुछ और बात होती, उनको वोट करते, लेकिन हरीश रावत नहीं है, तो इसीलिए वो भाजपा की तरफ माइग्रेट हो गया। दूसरा, बसपा के जो एक कैंडिडेट थे माजिद अली, उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला, दलित और मुस्लिम भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। इतनी मजबूत वोट बैंक लेने के बाद भी कांग्रेस ये चुनाव 1,64,000 मतों के अंतर से हार गई, और ये हार की वजह केवल हरीश रावत की जिद थी कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना, बेटे को चुनाव लड़ाना है। और एक निर्दलीय उमेश कुमार जो खानपुर से विधायक हैं, वो भी 90,000 से 91,000 से ज़्यादा वोट ले गए। तो ऐसे में कांग्रेस में अब एक आत्मचिंतन, आत्ममंथन का एक दौर शुरू अगर होगा, और यह होना भी चाहिए,
अगर आत्मचिंतन हुआ, ढंग से इन फैसलों की समीक्षा हुई, हार की समीक्षा हुई, तो आप समझ लीजिए कि अगले विधानसभा चुनाव में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर कांग्रेस के भीतर यही रवैया चलता रहा, नेताओं की मनमानी होती रही, संगठन के प्रति समर्पण ना होकर के नेताओं को अपनी इज्जत, अपने सम्मान की ज़्यादा परवाह हुई, खुद चुनाव ना लड़के परिवार के लोगों को चुनाव लड़वाने की परिपाटी बनी रही और ऑन कैमरा यानी खुलेआम चुनाव लड़ने से इनकार करने की एक बुरी परंपरा, एक बुरी आदत अगर कांग्रेस नेताओं को पड़ी रही, तो ये वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा ने ये बात जरूर कही है कि हार की समीक्षा होगी, तो हार की समीक्षा कब होगी, कैसे होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को एक बहुत बड़े आत्ममंथन की जरूरत है, आत्मविश्लेषण की जरूरत है और आत्म अवलोकन की जरूरत है।